छात्रों नमस्कार। जैसा कि कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड परीक्षा के पेपर चल रहे हैं और उसी संदर्भ में आपका समाज शास्त्र का पेपर 2 मार्च को होने जा रहा है। इसलिए आज हम एक प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्ट और कुछ अन्य प्रश्नों भी समझाए जाएंगे। इसके अलावा हमने पहले भी 2023, 24, 25 इसके प्रश्न पत्र डिस्कस किए थे। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख लें और जो छात्र पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो समय ख़राब करते ना हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो भारत में पहली जनसंख्या नीति कब आई? ऑप्शन है 2000, 2008, 1976, 1980। तो जैसा कि हमको पता होगा कि आपातकाल के टाइम पर इंदिरा गांधी सरकार ने जबरन नसबंदी जैसा कार्यक्रम चलाया गया था। तो आपातकाल कब था? 1975। तो पहली जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वह 1976 में आई थी। इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में होगा क्या? क्योंकि हमारी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसी नीति बनाई गई थी। जनसंख्या अगर कंट्रोल ना हो तो वह देश के लिए समस्या बन जाती है, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण भी आवश्यक होता है। फिर अगला प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो जनजातियाँ क्या होती हैं? जो एक निश्चित क्षेत्र में रहती हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, उनके कल्चर, उनका शादी विवाह की परंपराएं अलग होती हैं और सामान्यतः ये सामान्य समाज से थोड़ा दूर निवास करते हैं। ऐसी जातियों को जनजातियाँ कहा जाता है, जैसे कि भील, गोंड, है ना। तो इनकी भाषा की दृष्टि से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है भाषा की दृष्टि से। फिर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो प्रेजेंट टाइम की बात करें 2026 में जहाँ तक स्थिति है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे प्रथम स्थान पर है प्रेजेंट टाइम पर। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको प्रथम स्थान ही टिक करना है। हालांकि जब ये क्वेश्चन आया था 2022 में तो इसको दूसरा स्थान बताया था, क्योंकि पहले स्थान पर उस टाइम पर 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान था इंडिया का, क्योंकि पहले स्थान पर चाइना का स्थान था जनसंख्या के मामले में। तो अगर अभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको पहला टिक करना है। नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है, आवास की समस्या होगी, अपराधों में वृद्धि होगी, प्रदूषण होगा, या ये सभी होंगे। तो नगरीकरण का मतलब क्या होता है कि जब गांव से जनता जाके शहरों में बस जाती है तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि कहीं भी बस जाते हैं, कहीं भी घर मकान बना लेते हैं, तो आवास की समस्या तो होती ही है। देखा होगा झोपड़ी बना लेते हैं, अब बगल से सड़क निकल रही है, वहीं पर आप रोड बनाए हैं। अपराधों में वृद्धि होती है। अपराधों में वृद्धि ऐसे होती है कि हम देखते हैं कि कहीं भी कोई निवास कर रहा है, अब उसके लिए आर्थिक संसाधनों की उतनी उपलब्धता नहीं है, यानी कि वो वहाँ पे नौकरी कर रहा होगा या फिर थोड़ा बहुत पैसे कमा रहा होगा, उतने में उसका खर्चा चलेगा नहीं, तो फिर वो लूट पाट भी करता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो बस जाते हैं लोग नगरों में, यानी उनके पास कोई ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं, तो इनको सुरक्षा की समस्या होती है। बलात्कार की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कई बार। अगर आप
पटरी पर सोए हैं, कहीं भी रहकर बजर गुजर कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, प्रदूषण होता ही है। जितनी जनसंख्या शहरों में होगी प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि आप गांव में जाएंगे तो गांव में उतना प्रदूषण नहीं होता है। उसकी वजह है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम है, जनसंख्या भी व्यवस्थित है, और एक निश्चित गांव में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा घनी बस्ती नहीं रहती है, लेकिन शहरों में देखा होगा कि बहुत वहीं आसपास ही सब लोग भरे पड़े हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ प्रदूषण बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें नगरीकरण का एक सामाजिक प्रभाव हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा उसका ये सभी। फिर अगला, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो भारत में अर्थव्यवस्था का प्रकार है मिश्रित, यानी कि जहाँ पे आप सरकार का भी काम देख पा रहे होंगे और सरकार के साथ निजी क्षेत्र का भी काम देख पा रहे होंगे, तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट, औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? तो औद्योगिक समाज में क्या हो जाता है, जहाँ उद्योग होंगे, फैक्ट्रियाँ होंगी, यानी वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र ना होगा, शहरी क्षेत्र होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, विकसित बाजार प्रणाली हो जाती है ना। औद्योगिक समाज की विशेषता है। फिर हम देखते हैं जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के विज्ञान को जनसांख्यिकी कहा जाता है। जनसांख्यिकी जिसमें महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या, लिंग अनुपात, प्रजनन दर, जनसंख्या ग्रोथ रेट कितना हुआ है, यानी कि 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितने प्रतिशत के रेट से बढ़ी है, कितनी मृत्यु हो जाती है 5 साल के अंदर बच्चों की, और जो फर्टिलिटी रेट है, यानी महिलाएं औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं अपने जीवन काल में। तो इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, ये सब भी उसमें रहता है जनसांख्यिकी में। तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या के विज्ञान को जनसांख्यिकी कहा जाता है। फिर दूसरा आपका वो दुरुपयोग का विनियमन एवं निवारण अधिनियम कब आया था? 1988 में आया था ये, इसको ध्यान रखना। फिर है आपका जाति, तो भाई जन्म से निर्धारित हो जाती है कि आप जो जाति है वो जन्म से मिल जाती है व्यक्ति को, जो जिस जाति में पैदा होगा वो जन्म से ही डिसाइड हो जाएगा। फिर है आपका भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को माना जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं, कहीं ना कहीं उसमें सभी जो 389 सदस्य थे उनका बराबर योगदान है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। तो प्रत्येक सदस्य का योगदान था उसमें, लेकिन अगर ऐसा कुछ ना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, है ना। ब्रह्म समाज, इनके क्या उद्देश्य थे भाई? एक ईश्वरवाद की बात करते हैं। एक ईश्वरवाद क्या होता है? मतलब कि बहुत सारे भगवान को ना मान के एक ईश्वर को मानना। इसके अलावा और क्या काम थे इनके? स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, है ना। स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, और क्या करते हैं? कुरीतियों को दूर करने की बात करते हैं, सती प्रथा को रोकने का काम करते हैं, जातिवाद, छुआछूत, ये सब इसका विरोध करते हैं। ब्रह्म समाज का क्षेत्र क्या था? तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में इन्होंने ये काम किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना जब हुई थी। फिर आपका जनसंचार का प्रमुख साधन क्या है? तो जनसंचार का प्रमुख साधन क्या है? और टेलीविज़न लोग देखते ना। जनसंचार का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिससे जनता तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचे, जैसे कि मीडिया है,
मीडिया से भी जनसंचार होता है। इसके अलावा फिल्में हैं, कोई धारावाहिक है, इससे भी जनसंचार होता है। तो टीवी मुख्यतः एक साधन है। उदारीकरण की नीति का प्रारंभ कब हुआ? तो भाई एलपीजी नीति आई थी 1991 में। इसमें 90 लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों लिखा है। एलपीजी आता है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो उदारीकरण का मतलब होता है कि नियम कानून को उदार बना देना, ताकि कोई भी व्यक्ति नया व्यवसाय स्थापित कर सके। उसके लिए कठोर कानून ना हो कि वो परेशान होता रहे। कम से कम दस्तावेजों में उसको कोई भी फार्म या फैक्ट्री स्थापित करने की छूट मिल जाए, आवागमन की छूट मिल जाए। फिर निजीकरण का मतलब होता है कि भाई सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र, यानी कि कोई उद्योगपति हैं, कोई अपने अपने बैंक स्थापित कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज, यहाँ तक कि रोड भी जो निर्माण कर रहे हैं वो भी आजकल प्राइवेट कंपनियां स्थापित कर रही हैं। वैश्वीकरण तो वस्तु सेवा का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक बिना रोक टोक के भेजा जाना वैश्वीकरण कहलाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर आपका सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत कौन कर रहा है? राजा राम मोहन राय। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन स्थापित करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र देश पहले चीन था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे भारत है। संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होगा? है करता होना चाहिए। फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, तो ये 2017 बनी। विविध भारती का आकाशवाणी में विलय हो गया 1957 में। विविध भारती एक चैनल आता है रेडियो में, आप लोगों ने सुनते होंगे, ये है विविध भारती। कुछ बच्चे सुने होंगे, आजकल तो मोबाइल में फंसे रहते हैं तो वो देख ही नहीं पाते होंगे, ना सुन पाते होंगे। इस तरीके से हम इनको सही कर सकते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें किसी परिवार के दादा दादी, माता पिता, बच्चे, अन्य भाई, चाचा, ये सब इकट्ठे रहते हैं, उनको संयुक्त परिवार कहते हैं हम। सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? आई थिंक 1829 में हुआ था। ओके। और राजा राम मोहन राय ने किया था इसको। सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा में यदि किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी चिता के साथ जला देते थे, और इसके लिए काफ़ी विरोध हुआ। उस टाइम पर एक अंग्रेज वायसराय था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक। उसने इसको समाप्त करने के लिए कानून बनाया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो फिर बाद में जलाना बंद कर दिया था। फिर है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मेरठ से निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या है? मेरठ यूपी में आता है, और जहाँ दिख रहा है कि मारतंड समाचार पत्र का नाम है। तो समाचार पत्रों के नाम आप तैयार कर लें, जैसे कि मुझे याद है कि 4 समाचार पत्रों के नाम लिखो। तो दैनिक भास्कर है, जागरण है, पत्रिका है, द हिंदू है। ओके। चाय उद्योग की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1851 में चाय उद्योग की स्थापना हुई, 1851 में। भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? तो हिंदू धर्म की सबसे अधिक आबादी है भारत में। पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो यह हुआ था शुरू जर्मनी में। ओके, जर्मनी में सबसे पहले पुस्तकें छापी गई। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो M.N. श्रीनिवास ने की। संस्कृतिकरण होता क्या है? संस्कृतिकरण होता है कि जब हम किसी संस्कृति को अपनाने के लिए और अपनी संस्कृति को थोड़ा सा विकसित दिखाने के लिए, ऐसा माने कि ट्रेंडिंग में जो चीज़ें चल रही हों उसको स्वीकार करने के लिए जो हम काम करते हैं। जैसे कि आपने विवाह में देखा होगा कि विवाह में जो लड़का होता है तो वो
साफा पहनता है, पगड़ी, तलवार लेता है, शेरवानी पहनता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो वो एक जो राजा होते थे उनका भेष है वो। और उस स्वरूप को अपनाने के लिए सभी क्षेत्रों के लोग, सभी राज्यों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग उसको अपनाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण है, यानी कि श्रेष्ठ संस्कृति की ओर आगे बढ़ने की परंपरा, प्रक्रिया संस्कृतिकरण है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 125 करोड़ थी, 1 अरब 21 करोड़। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण यानी कि गांव से जनसंख्या शहरों की ओर जाती है तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगती है। पहले सूचना का अधिकार, सत्तासत देखते हैं इसको। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ, तो हुआ था 2005 में लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को। ओके, तो ये सत्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित की गई थी, तो की गई थी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे इस रिपोर्ट से। फिर आपका हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज में नहीं होता है, ये ग्रामीण समाज में होता है। औद्योगिक समाज में तो हाथ का काम नहीं रहता है, सामान्यतः मशीनों का काम रहता है ना। तो हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, ग्रामीण समाज की। ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य है। नहीं, कृषि कार्य होता है ग्रामीण समुदाय में। भारत की जीवन प्रत्याशा, तो इसका क्या हो जाएगा? गैर कृषि कार्य थोड़ी है ग्रामीण समुदाय में, गलत हो जाएगा ये। भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? यानी कि व्यक्ति के जीवन जीने की आयु घटी थोड़ी है, बढ़ रही है भैया। जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं, वो भर्ती हो जाता है, डॉक्टर इलाज करता है, लंबे टाइम तक उसका इलाज चलता रहता है, तो वह स्वस्थ हो जाता है। तो पहले जो लोग 70 तक जीते थे वो 75 तक जी रहे हैं। तो जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। और ये मत बोल देना कि भाई अटैक से लोग मर रहे हैं, वो एक अलग बात है। अटैक से सब नहीं मर रहे हैं। 150 करोड़ की जनसंख्या है, अगर 1 आध लाख मर भी जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो ऑल ओवर है उसके उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि जो जीवन प्रत्याशा है वह बढ़ रही है। औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, तो ये असत्य है। मतलब अगर आप उद्योग नहीं भी लगाएंगे तो भी नगरीकरण तो बढ़ेगा, क्योंकि हर नगर में उद्योग नहीं होते हैं, फिर भी वहाँ बाज़ार होता है, वहाँ पे आपके छोटे छोटे कारखाने होते हैं, स्कूल, कॉलेज, अदालत, अस्पताल, ये सब नगरीकरण के कहीं ना कहीं स्वरूप हैं। खेती नहीं होगी, बाकी बहुत कुछ हो सकता है वहाँ। फिर जनसंख्या विस्फोट, तो जनसंख्या विस्फोट कैसे कहते हैं? कि एक कम समय में किसी क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि का होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है ना। जैसे कि इंडिया में जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ लोग बहुत अधिक बच्चे पैदा करते हैं, तो ये जनसंख्या विस्फोट ही है। भीड़ से फिर वहाँ का विकास नहीं होता, उस घर का विकास नहीं होता है। भाई 2 लोगों का पालन पोषण बढ़िया हो सकता है, 2 लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, 2 लोगों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन अगर वहीं 6 बच्चे हों तो 6 बच्चों को फिर ना तो ठीक से पोषण मिलेगा, ना ठीक से शिक्षा, ना उनकी देख रेख हो पाएगी, फिर वो आपस में झगड़ेंगे, समस्या क्रिएट करेंगे। इसलिए हम तो हमारे 2 वाला नियम सरकार ने चालू किया था, है ना, इस प्रकार से।
फिर आपका प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं? तो प्रतिस्थापन दर ऐसा कहते हैं कि जैसे किसी क्षेत्र में, किसी समाज में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस जनसंख्या वृद्धि दर को रोकना और ऐसी स्टेज पर ले आना कि जनसंख्या स्थिर हो जाए, यानी प्रतिस्थापित कर देना बढ़ते हुई जनसंख्या से स्थिर जनसंख्या की ओर। तो प्रतिस्थापन स्तर नॉर्मली रूप से 2.1 को माना जाता है, यानी कि अगर एक महिला केवल 2.1 यानी 2 बच्चे के आसपास यदि बच्चों को जन्म देती है, यानी 3 भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, है ना, ये ऑल ओवर निकाला जाता है, इसलिए 2.1। आप बोलेंगे कि भाई 2 बच्चे एक क्या है ना, एक तो समझ में नहीं आता कि ये 2 बच्चा थोड़ी ना होता है, या तो 2 होगा या 3 होंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसको ऐसे निकाला जाता है। तो प्रतिस्थापन दर उसे कहते हैं कि जब कोई महिला अपने जीवन काल में केवल 2.1 बच्चों को जन्म देती है तो उसको प्रतिस्थापन दर कहते हैं, यानी कि फिर जनसंख्या ना तो बढ़ती है ना घटती है, स्थिर रहती है। फिर हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि किसी भी देश में जब वहाँ की सरकार किसी भी एक धर्म को बढ़ावा ना दे, ना किसी धर्म का शोषण करे, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करे, उसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेख है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, यानी अल्पसंख्यक धर्म, यानी कि जो कम जनसंख्या वाले धर्म के लोग हैं वो भी अपना धार्मिक रूप से अपने विकास कार्य कर सकते हैं, अपने पूजा पद्धति, अपने त्यौहार मना सकते हैं, अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी ये सब अपने धार्मिक क्रियाकलाप तो करते हैं ना, उनके धर्मों में भी छुट्टी होती है, उनके त्योहारों में छुट्टी होती है, जैसे हिंदुओं के त्योहारों में छुट्टी होती है। इसके अलावा फिर है आपका क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद, जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, जब हम बघेलखंड की बात करते हैं, जब हम मालवा की बात करते हैं, तो वो क्षेत्रवाद हो जाता है, यानी पूरे देश को ना टारगेट में रख के किसी एक क्षेत्र की बात करना, एक क्षेत्र के विकास की बात करना, और बाकी क्षेत्र के लोगों को थोड़ा सा अलग समझना और अपने क्षेत्र को अधिक महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना, वो क्षेत्रवाद कहलाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों को प्राथमिकता देने की बात चलती रहती है और बाकी क्षेत्र के लोगों को वो कई बार हिंसा भी करते हैं, मारते पीटते हैं, तो वो क्षेत्रवाद है। अल्पसंख्यक कौन है? तो अल्पसंख्यक सामान्यतः ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनकी संख्या कम है। वो जनसंख्या भाषा के आधार पर कम हो सकती है, धर्म के आधार पर कम हो सकती है ना, कि इस भाषा को बोलने वाले लोग कम हैं, इस धर्म को मानने वाले लोग कम हैं, तो वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। भारत में किन्हीं 4 धर्मों के लोग नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी रख सकते हैं आप। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो उपनिवेशवाद यानी कि जब कोई दूसरे देश के व्यक्ति या दूसरा देश किसी अन्य देश में जाकर वहाँ के आर्थिक संसाधनों का दोहन करते हैं और उन आर्थिक संसाधनों से लाभ कमाते हैं, और उसका लाभ जहाँ से हम संसाधन ये प्राप्त कर रहे हैं वहाँ के लोगों को नहीं मिलता है, और वहाँ से फिर वापस वह धन को ले जाते हैं अपने देश में, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। देखिए बच्चों, अभी आपके लिए आज का कल का टाइम है, तो जिन छात्रों ने अभी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाके देख लें, उनके लिए कुछ भला हो जाएगा। 50% पेपर तो यहीं से बन जाएगा आपका, अगर आप 4-5 सालों के पेपर का डिस्कस देख लेंगे। औद्योगिकरण क्या है? आलसी नहीं करना है, आलसी करेंगे तो फिर मार्कशीट में नंबर कम दिखेंगे, फिर सोचने के लिए मजबूर रहोगे आप। औद्योगिकरण होता है आपका
उद्योग स्थापित करना, जिसमें उत्पादन के स्तर को बढ़ाना, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, वह औद्योगिकरण है। कच्चे माल को एक प्रोडक्ट में तैयार कर देना, उसको औद्योगिकरण कहते हैं। तो यह प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई थी? ब्रिटेन में। आधुनिकीकरण से क्या आशा है? आधुनिकीकरण से आशा ये है कि प्रत्येक क्षेत्र में आप कुछ नई चीज़ों को देखेंगे, आविष्कार देखेंगे, विज्ञान प्रणाली देखेंगे, आप डिजिटलीकरण देखेंगे, आप शिक्षा में आधुनिकीकरण देखेंगे, यातायात के संसाधन आप देखिए तो उसमें भी आपको आधुनिकीकरण देखने को मिलेगा, है ना। पहले लोग बैलगाड़ी से जाते थे, अब आजकल बस, ट्रेन, एरोप्लेन है, जहाज है। खेती करने की तकनीक चेंज हो गई है, पहले लोग बैलों से जुताई करते थे, आज ट्रैक्टर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। यानी प्रत्येक क्षेत्र में आप जो आधुनिक चीज़ों को देख रहे हैं, कंप्यूटर आ गया है। पहले लोग ब्लैक बोर्ड से पढ़ते थे, आज वाइट बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ यूट्यूब में, तो ये भी आपके लिए क्या है? ये आधुनिकीकरण ही तो है कि आपको कहीं भी ज़्यादा विशेष आने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठकर पढ़ सकते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति सामान्यतः उन विषय वस्तु का समावेश है जो कि अमूर्त है। अमूर्त यानी आपको दिखती नहीं है लेकिन आपको महसूस होती है। आपके पहनावा, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी बोली भाषा, आपकी गीत संगीत, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। आपके त्यौहार, तो इन सब का समावेश संस्कृति कहलाता है। फिर विनिवेश क्या है? विनिवेश, जैसे संस्कृति में कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़ने की परंपरा है, नमस्कार करने की परंपरा है, बड़े लोगों का आदर करने की परंपरा, ये हमारी संस्कृति है ना। भारतीय संस्कृति, कला, ये सब क्या है? संस्कृति है तो है। विनिवेश यानी इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब कोई सरकार सरकारी प्रॉपर्टी को निजी क्षेत्र को बेच देती है, निजी क्षेत्र को, कि ताकि वह उसका विकास कर सकें, उससे इनकम प्राप्त कर सकें, तो उसको विनिवेश कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप समझते हैं कि भाई प्राइवेट और सरकारी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो प्राइवेट और सरकारी संस्थान मिलकर जब देश के विकास में सहयोग करते हैं तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार द्वारा जब नियम कानूनों को शिथिल करके लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिए, उनके लिए निश्चित अधिकार प्रदान करके विकास के कार्यों में सहयोग लिया जाता है, उसको उदारीकरण कहते हैं। औद्योगिक समाज का क्या अर्थ है? यानी जो औद्योगिक क्षेत्र में जो समाज विकसित होता है, जैसे कि बाजार समाज, बाजार प्रणाली, उत्पादन व्यवस्था, इसके अलावा शिक्षित क्षेत्र, कृषि का स्थान नहीं रहेगा वहाँ, व्यापार का रहेगा, नौकरी का रहेगा, है ना, उसको हम औद्योगिक समाज कहते हैं। देश में छपने वाले समाचार पत्रों के नाम आप लिख सकते हैं। जनसंचार के साधन क्या होते हैं भाई? टेलीविज़न है, अखबार है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, किताबें हैं, मीडिया है। सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन, आप जानते होंगे कि समाज में जब कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो पूरा समाज उठ खड़ा होता है, तो उसको सामाजिक आंदोलन कहते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि पूरा समाज खड़ा हो जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार से पूरा समाज पीड़ित है, और ऐसा हुआ भी था 2011-12 के टाइम पर जन लोकपाल बिल के लिए, तो ये सामाजिक आंदोलन कहलाता है। चिपको आंदोलन भी कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि उत्तराखंड की टिहरी में वहाँ की महिलाओं ने
पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए समाज द्वारा चलाया गया था और वृक्षों को बचाया गया था। ओके। जनजातीय आंदोलनों को आप पढ़ लेंगे किताब से। जनजातीय आंदोलन जैसे कि कोल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, है ना, भील विद्रोह हुआ था आपके राजस्थान साइड। कोल, संथाल, मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दलित आंदोलन क्या है? दलित आंदोलन है कि जो निम्न जाति या निम्न वर्ग के लोग हैं, जब उनके साथ कोई शोषण की गतिविधि होती है तो फिर क्या होता है कि वह विरोध करते हैं, उसको दलित आंदोलन कहते हैं। जाति की विशेषताएं, संयुक्त परिवार की विशेषताएं। तो जाति जन्म से मिलती है, एक बंद व्यवस्था है, इसमें सभी प्रकार के संस्कार संबंध जाति में ही लोग करते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं? भाई एकता को देखने को मिलता है, एकता रहती है, सभी लोग मिलजुल कर समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, माता पिता दादा दादी सभी लोग एक साथ रहते हैं, आपस में प्रेम भाईचारा रहता है ना। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आप पुराने प्रश्न पत्रों को भी देख के जाएं, जो कि पहले से रिकॉर्ड करके डाल दिए गए थे, आप उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कैसे बोल रहा हूँ कि आलस मत करना, अंतिम समय पेपर का आधा घंटे के वीडियो होंगे, वो 15-20 मिनट के आप देख के जाएँ, आपके लिए निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके। आज का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसने दी थी? ओके, उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए पढ़ते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।